गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे इंडियन पॉलिटी और ये हमारी इंडियन पॉलिटी की थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लासेस को कर लिया है। अगर आपने वो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। और इस क्लास में हम SSC नायक जो फाउंडेशन बैच है उसके हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा राज्य व्यवस्था और सरकार के अंग। चलिए पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने देखा था कि संकलन के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। लिखित का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ लिखित हो, जिसका अधिकांश भाग लिखित होता है लेकिन कम भाग अलिखित भी होता है। और अलिखित का मतलब ये नहीं कि सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, उसका अधिकांश भाग अलिखित लेकिन कुछ भाग लिखित भी जरूर होता है। और सबसे छोटा लिखित संविधान शब्दों के आधार पर होता है मोनाको देश का संविधान, जिसमें 3814 शब्द हैं। अनुच्छेदों के आधार पर सबसे छोटा है अमेरिका का संविधान, जिसमें 7 अनुच्छेद हैं और 7762 शब्द हैं। और सबसे बड़ा संविधान ये है भारत का संविधान। यह शब्द के आधार पर देख ले या अनुच्छेदों के आधार पर, दोनों ही आधारों पर भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। और भारतीय संविधान में शब्द जब मूल संविधान लागू हुआ था तो उस समय यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू होने के समय इसमें 1,17,369 शब्द थे और कुल अनुच्छेद इसमें 395 हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें 448 अनुच्छेद हैं। अगर हमको 448 भी दिखाया जाए और 395 ऑप्शन में ना हो तो हम 448 को राइट आंसर मानेंगे। अमेरिका का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 1789 में। और एशिया का सबसे पुराना संविधान है 1889 में तैयार हुआ, जापान का मीजी संविधान। और सबसे प्राचीन अलिखित संविधान किस देश का है? तो ये है ब्रिटेन का संविधान। भारतीय संविधान पर अलंकरण का मतलब होता है उसको सजाने के लिए जो उसमें फूल पत्तियां वगैरह बनाई गई हैं, तो वो किसने बनाई थी? तो अलंकरण किया था नंदलाल घोष के द्वारा और राम मनोहर सिन्हा। और इनके साथ ही 22 सदस्य भी थे। और यदि एक शब्द में पूछा जाए तो नंदलाल बोस या घोष, तो इनके द्वारा अलंकरण किया गया था। और शांति निकेतन के ये छात्र थे और इनके गुरु का नाम था अवनिंदर नाथ टैगोर। और अवनिंदर नाथ टैगोर ने 2 पेंटिंग काफ़ी फेमस बनाई थी, माई मदर पेंटिंग और भारत माता पेंटिंग। तो ये दोनों ही अवनिंदर नाथ टैगोर ने बनाई थी, जो नंदलाल घोष के गुरु थे और शांति निकेतन में ये पढ़ाते थे। अब संविधान या सरकार के अंगों की सीमाएं तय करता है। जो हमारा संविधान है, सरकार के 3 अंग होते हैं और तीनों अंगों के को शक्तियां भी प्रदान करता है। और ये तीनों अंग आपस में एक दूसरे पर प्रतिबंध या सीमाएं भी लगाते हैं। अब हम देखेंगे सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले विधायिका या लेजिस्लेचर, दूसरा कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव और तीसरा है न्यायपालिका या जुडिशरी। विधायिका विधि निर्माण का कार्य करता है और भारत में संसद और राज्यों में विधानसभा, केंद्र में तो संसद है और राज्यों में विधानसभा कानून निर्माण का कार्य करती है। कार्यपालिका होती है विधियों का क्रियान्वयन या कानूनों को लागू कौन करता है? केंद्र स्तर पर करता है राष्ट्रपति और राज्य में करता है राज्यपाल। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करना और न्याय प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। और भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहलाएगा। भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, अलग अलग राज्यों में कोई भी सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा क्या कहलाता है? तो सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा कहलाता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। विधायिका हमारे यहाँ पर 2 प्रकार से होती है, इसलिए यहाँ पर है संघवाद यानी कि शक्तियों का विभाजन है। और विधायिका का कार्य विधि निर्माण करना है। केंद्र स्तर पर होती है संसद के भी 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन, पॉपुलर हाउस, जनता का सदन कहते हैं। और राज्यसभा को अपर हाउस या ऊपरी सदन भी कहा जाता है। और संसद का वर्णन है अनुच्छेद 79। लोकसभा का है
81 और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। राज्य स्तर पर राज्य सरकार मिलती है और वहाँ पर विधानमंडल कानून बनाता है, और विधानमंडल के भी दो सदस्य होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। विधानमंडल का उल्लेख है अनुच्छेद 168 में, विधान परिषद का उल्लेख है अनुच्छेद 169 में, और विधानसभा इसका उल्लेख है अनुच्छेद 170 में। जैसे केंद्र में निम्न सदन होता है लोकसभा, वैसे ही राज्य स्तर पर निम्न सदन होता है विधानसभा, और उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। और विधान परिषद के सदस्यों को MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, और विधानसभा के सदस्यों को MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। इनका मतलब होता है विधायक, और ये होते हैं MLC विधान परिषद के सदस्य। वर्तमान में 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद भी है, और सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, बल्कि 6 ही राज्यों में विधान परिषद। और ये 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य है, वहाँ पर विधान परिषद नहीं है, लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में है, और प्रत्येक राज्य में 2 सदन हो ये आवश्यक नहीं है, राज्य इसमें स्वतंत्र है। राज्य अगर चाहे तो विधान परिषद को अपने राज्यों में ला सकता है, यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति भी चाहिए। कार्यपालिका विधियों का क्रियान्वयन करती है, जो कानून है उनको लागू करती है, और केंद्र स्तर पर कानून लागू कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है और मंत्रिपरिषद करता है। राष्ट्रपति नामात्र का प्रमुख कहलाता है, और उपराष्ट्रपति भी इसके ही जैसा है, जो राज्यसभा का उपसभापति कहलाता है अनुच्छेद 64 के तहत। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक व्यक्ति होगा जो प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री की सलाह के लिए राष्ट्रपति को केंद्र में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और उसका एक अध्यक्ष होगा जिसको हम कहेंगे प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है अनुच्छेद 63 में, प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है 75 के पार्ट 1 में, और 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। और राज्य स्तर में कानूनों को लागू कौन करता है? राज्यपाल, और वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। केंद्र में होता है राष्ट्रपति और स्टेट में होता है राज्यपाल। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, और राज्यपाल का उल्लेख है अनुच्छेद 153 में। मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 164 में, और मंत्रिपरिषद इसका उल्लेख 163 अनुच्छेद में किया गया है। न्यायपालिका होती है कानूनों को लागू करना और कानूनों की व्याख्या करना, और जो कानूनों का पालन नहीं कर रहे उनको दंड देना, समाज में न्याय स्थापित करना न्यायपालिका का कार्य होता है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत का मतलब है एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 124 में किया गया है। और हाई कोर्ट उससे नीचे आते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं सभी को मानने अनिवार्य होंगे, और अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है। और वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो 25 हाई कोर्ट है। अनुच्छेद 231 इसके नीचे आते हैं जिला न्यायालय सबसे पहले होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट और फिर होता है जिला न्यायालय, जिसको डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट भी कहते हैं। अब हम देखेंगे राज्य व्यवस्था क्या होता है। इससे पहले क्लास में भी हमने देखा था, और आज फिर संविधान को व्यवहार में लाने के लिए जिस व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था 2 शब्दों के मेल से बनी है, राज और व्यवस्था। राज्य का मतलब यहाँ राज्य से है, राज्य यानी कि नेशन या राष्ट्र से, और व्यवस्था का मतलब होता है संचालन का तरीका यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन। तो संचालन के तरीके, राज्य में संचालन का तरीका या राज्य में प्रशासन कैसा हो, इस व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं। और राज्य व्यवस्था के 4 अंग होते हैं, और ये 4 अंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है जनसंख्या, पॉपुलेशन। जो जनता होगी वो राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होगी। उसके बाद है भूमि, लैंड या टेरिटरी। वो जनता होगी वो कहीं पर तो रहेगी, और उसके लिए चाहिए निवास, और जनता कहाँ पर निवास करेगी? भूमि पर। तो ये भी महत्वपूर्ण अंग है। सरकार, लोग हैं और उन ज़मीन पर रहते हैं,
लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था बनाना वाला भी होना चाहिए, तो उसके लिए चाहिए गवर्नमेंट या सरकार। संप्रभुता, संप्रभुता होती है सोवरेनिटी, यानी कि निर्णयों की स्वतंत्रता। निर्णय लेने में स्वतंत्र होने चाहिए, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र होने चाहिए। तो ये भी राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। तो 4 अंग है: जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो संप्रभुता का विचार सबसे पहले ऑस्टिन ने दिया था, लेकिन राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा रूसो के द्वारा दी गई थी। संप्रभु क्या होता है? संप्रभु के भी आगे कई प्रकार हैं। चलिए हम संप्रभु के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले होता है आंतरिक संप्रभु। आंतरिक संप्रभु या इनर सॉवरेनिटी, देश के अंदर निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है आंतरिक संप्रभु। बाहरी संप्रभु, देश के से संबंधित, जो देश के बाहर के निर्णय लेने में स्वतंत्रता, जैसे भारत देश है और भारत को किन देशों के साथ संबंध बनाने चाहिए और किन के साथ नहीं, ये भारत की बाहरी संप्रभुता कहलाएगी। नेक्स्ट है नाममात्र संप्रभु। नाममात्र संप्रभु, जिसके पास नाममात्र की ही संप्रभु शक्तियां हों, जैसे केंद्र में होता है राष्ट्रपति। और वास्तविक संप्रभु, वास्तविक स्वतंत्रता जिसके पास हो, तो वो होता है प्रधानमंत्री। लोकप्रिय संप्रभु, लोकप्रिय संप्रभु होता है जो भारत की जनता है, जैसे जो लोकप्रिय होती है, अपने वोट से ही सरकार का चुनाव करती है। कानूनी संप्रभु, जो संविधान है, संविधान कोर्ट से भी ऊपर है, क्योंकि संविधान ऐसे कानूनों का समूह है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के अनुसार ही कार्य करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान के खिलाफ कार्य करे तो उसको भी हटाए, उन न्यायाधीशों को भी हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारी क्लास होती है ख़त्म, और अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन सभी की चर्चा इस क्लास में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के 3 अंग हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका जुडिशरी। कानूनों का निर्माण करता है विधायिका, कानूनों को क्रियान्वयन करता है कार्यपालिका और कानूनों की व्याख्या करता है न्यायपालिका। सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से, थर्ड क्वेश्चन है, मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन को कार्यों को देखता है। कार्यान्वयन कौन करता है? कार्यान्वयन या क्रियान्वयन, तो ये करता है कार्यपालिका। न्यायपालिका के भी शक्तियों का वितरण कहलाता है, तो ये कहलाता है शक्ति का क्षैतिज वितरण। सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा क्या निश्चित करता है? तो ये निश्चित करता है कि तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है, तीनों के बीच लड़ाई नहीं होती, बल्कि एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाते रहते हैं। सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? तो ये है अखिल भारतीय सेवाएं। संपूर्ण भारत में एक ही सेवाएं होती है, जैसे IAS, IPS और IFS, 3 वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। IAS को 1947 में अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय IAS, IPS और IFS होती हैं। IAS को 1947 में भारतीय संविधान में डाला गया था। भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं क्या क्या होती हैं? लिखित संविधान, ये तो संघात्मक और एकात्मक दोनों ही हो सकते हैं। शक्तियों का विभाजन, जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, जिसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये संघात्मक संविधान की विशेषता है। संप्रभु राज्य क्या होता है? संप्रभु राज्य तब भी राज्य रह सकता है अगर कोई दूसरा देश प्रभुत्व के साथ या उसके बिना संप्रभु हो। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा किसने दी थी? संप्रभुता की अवधारणा तो दी थी ऑस्टिन ने, और राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा रूसो ने दी थी। एक पूर्ण संप्रभु बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाले सम्राट को क्या कहा जा सकता है? तो इसको कहते हैं निरंकुश। अगर बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करता है तो उसको कहते हैं तानाशाह, और अगर तानाशाह संप्रभु हो जाए तो उसको हम कहेंगे निरंकुश या ऑटोक्रेसी। भारतीय संविधान डैश है क्योंकि आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने का सर्वोपरि अधिकार जनता में निहित है। जो आंतरिक और बाहरी निर्णय अपने आप ले, आंतरिक निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, तो उसको हम कहेंगे संप्रभु।
समाजवाद कैसा है? समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी विशेष धर्म की ओर झुकाव न होना, सभी धर्मों पर बराबर, सभी धर्मों का सम्मान करना, किसी भी धर्म के बारे में बुराई ना कहना। संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन था? तो ये था अमेरिका। विश्व का सबसे प्राचीन और अलिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। भारतीय संविधान के शब्द हैं 1,17,369 शब्द जो मूल संविधान में और 395 अनुच्छेद और वर्तमान में है 448 अनुच्छेद। संप्रभुता का मुद्दा सर्वप्रथम किसने उठाया था? तो उठाया था ऑस्टिन ने। तो आज की क्लास में हमने किया कि राज्य व्यवस्था और सरकार के अंग क्या कितने हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन क्वेश्चन का रिवीजन आज की क्लास में हमने किया है। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस क्लास की पीडीएफ को ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।